हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ एक ऐसा एग्जाम जो मुझे लगता है कि हर बच्चा इंतजार कर रहा होगा। ला का काफी समय से ये पेपर की बात चल रही थी मार्केट में कि एपीओ का फॉर्म आने वाला है। फाइनली आ चुका है। अभी आपके पास 1-2 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें एग्जाम्स के जो डेट से वो नोटिफाई हो जाएंगे इलेक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली। तो आज से यानी 18 मार्च से लेकर के जब तक आपका पेपर नहीं होता है, मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं जिसमें माइनर लॉज जो आपका सिलेबस है एपीओ का, अगर आप देखोगे उसमें 8 माइनर लॉज हैं, 3 मेजर लॉज हैं। वो तीनों क्रिमिनल मैनुअल हैं बेसिकली, मैं अगर सिंपली कहूं तो। उसके अलावा जो 8 माइनर लॉज हैं उसका प्लेलिस्ट मैं समर्थ एशियन जुडिशरी पे आज से तैयार कर रहा हूं। एमसीक्यूज, बेयर एक्ट्स, जितने अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं जो आ चुके हैं वो सारे मैं इसी चैनल पे कवर करने वाला हूं, क्योंकि माइनर लॉज से स्टार्ट करेंगे इस चीज को। मेजर लॉज के आपके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, चीजें भी मिल जाएंगी। माइनर लॉज की चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, जो आपके SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, पॉक्सो है, JJ एक्ट है, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है, राजस्थान के 3-4 और जो कानून है उसमें जो लोकल कानून है, उन सब का प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। एक एक करके आराम आराम से समझेंगे। आप इस चैनल पे स्टिक करो, आप इस वीडियोस को देखो। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि माइनर लॉज आपके मैं 100% कवर करवा दूंगा। यहां से आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं जाकर केपीओ का पेपर सोल्व करके आऊंगा। माइनर लॉज की तो गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि इसको इतनी प्यार से अपन जनरेट करेंगे, इतने प्यार से इसको बनाएंगे, आपको भी मजा आएगा। आपका काम क्या है, इस प्रॉपर वीडियो को देखना, इसको शेयर करना, आपका प्यार देना। जितना आप प्यार दोगे, जो मैं आपसे कहूं कुछ एमसीक्यूज बनाओ, वो आपको बनाना है। और हर संडे को मैं कोशिश करूंगा कि मेजर जो आपके कानून है उसके क्वेश्चंस मैं आपको 70-80 क्वेश्चन जो भी हैं वो करवाऊं, माइनर लॉज के भी क्वेश्चंस करवाऊं। तो प्रॉपर एमसीक्यू के साथ इस प्रॉपर प्लेलिस्ट को तैयार करेंगे। आराम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना। तो आज से आप सबके प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं मिशन राजस्थान एपीओ। पहला टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूं वो है आर्म्स एक्ट 1959 पार्ट 1 है आज। बहुत जल्द आपको जल्दी ही समर्थ एशियन जुडिशरी पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप चैनल को लाइक करिए, प्यार करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, दैट समबडी इज डूइंग फॉर राजस्थान एपीओ। ठीक है, मैं भी आपके साथ इस प्रॉपर वीडियो के साथ जुड़ा रहूंगा। आपके साथ जितना आपका प्यार रहेगा उतना ही मैं एफर्ट्स भी डालूंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, एपीओ के एग्जाम के बारे में आप क्या जानते हो। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी के किस सेक्शंस में जो कॉन्सेप्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम के लिंक्स भी मिलेंगे, और पिंड सेक्शंस को भी जरूर चेक करिएगा कमेंट को। उसमें इसके PDF कहां मिलेंगे वो सारी बातें आपको अवेलेबल हैं उसमें। आप ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्म्स एक्ट को हिंदी में कहते हैं आयुध अधिनियम 1959। आराम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं पढ़नी है, एकदम आराम से सुकून से पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, माइनर लॉज की जिम्मेवारी मेरी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं माइनर लॉ जरूर खत्म करूंगा पेपर से पहले। ठीक है, चलिए आर्म्स एक्ट 1959 कहता क्या है, एक्ट नंबर क्या है वो देख लीजिए। 54 है एक्ट नंबर इसका, 1959 की कानून है। 1959 में 54 नंबर का कानून बनाया गया था। टोटल सेक्शंस कितने इसमें, 46। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 6। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट MCQ में पूछते हैं। 6 सेक्शन, सॉरी 46 सेक्शन, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 60 सेक्शंस, कुछ ऐसे करके ऑप्शंस बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है 6 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस, ये याद रख लो। 6C 46S ऐसे करके याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कमेंसमेंट कब हुआ था ये कानून, 1 अक्टूबर 1962। बनी 1959 में थी, पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सॉरी क्या है ये एक्ट का, 1 अक्टूबर 1962। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, मैं सिंपली कहूं कि आर्म्स एक्ट बनाई क्यों गई थी, आयुध अधिनियम बनाई क्यों गई थी, तो आपका आंसर होगा कि भैया एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू आर्म्स एंड अम्यूनिशन। हथियार और गोला बारूद से रिलेटेड जो भी कानून है उसको कंसोलिडेट करना और उसको अमेंड करने के लिए क्या बनाया गया था, आर्म्स एक्ट 1959। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ देते हैं एग्जाम्स में। आर्म्स एंड अम्यूनिशन के साथ एक 8 वर्ड और ऐड कर देंगे, तो वो नहीं, सिर्फ आर्म्स एंड अम्यूनिशन के जो लॉज थे उसको अमेंड और उसको कंसोलिडेट करने के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी। चमका, इतनी सी याद रखनी है आपको। सेक्शन 1 कहता है, एक्सटेंशन क्या है इसका, पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया, पूरी भारत टेरिटरी में, जो भी टेरिटरी भारत में आता है उसके ऊपर आर्म्स एक्ट 1959 एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जहां भी समझ में नहीं आएगा बताना, अगली वीडियोस में कोशिश करेंगे उस चीज को सोल्व कर लिया जाए। ठीक है, कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा लगे तो एक बार बताना, मैं ट्राई करूंगा कि जितना अच्छा हो सके मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिमाग में डालूं। और आप लोगों का भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग हर एक चीज ऑनेस्टली बताओगे, कुछ भी आलतू फालतू ऐसे नहीं कि बस लिख दिया कुछ भी, है ना। ठीक है, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है आप लोगों को भी। सेक्शन 2 क्या कहता है, देखिए चैप्टर 1 हम आज बात करेंगे, प्रिलिमिनरीज जो चैप्टर है उसमें क्या बात करता है। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला उसमें क्या कर रहा है,
एक्विजिशन, सेक्शन 2(1)(a) क्या कहता है? एक्विजिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक्वायर अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं तो एक्विजिशन कहता है क्या क्या इंक्लूड करता है? हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। गिफ्ट के रूप में कुछ भी हायर कर लिया, बोरो कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, क्या बोलेंगे इसको? एक्विजिशन बोलेंगे, सेक्शन 2(1)(a). HB आपको याद रखना है, हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। गिफ्ट के रूप में कुछ भी एक्सेप्ट करना या कुछ हायर कर लेना। सर मैंने तो हायर करी थी, मुझे तो थोड़ी आप आर्म्स मैंने तो हायर करा था, इट इज नॉट एक्विजिशन, इट इज एक्विजिशन एक्चुअली। बोरो करा था, इट इज एक्विजिशन। सर मैंने उसको गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करा था, इट इज एक्विजिशन। सबका इतनी सी बात आपको याद रखना है, HBA। आगे देखेंगे आगे क्या कहता है। सेक्शन 2(1)(b) क्या कहता है? एम्यूनिशन की डेफिनेशन दे रखी है, गोला बारूद का डेफिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है समझिएगा। कहता है कि अम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म, किसी भी फायर आर्म के लिए जो आप गोला बारूद बना रहे हो ना, वो सब का सब एम्यूनिशन में आता है। एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या इंक्लूड करता है वो देखो, रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, सेल्स एंड अदर मिसाइल्स। RBGS, रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड एंड सेल्स एंड अदर मिसाइल्स किस में आते हैं? एम्यूनिशन में आते हैं। आपसे सिंपल एग्जाम में पूछेंगे, जो मैं MCQ कराऊंगा उसमें पूछेंगे, भाई ग्रेनेड और सेल्स क्या है? एम्यूनिशन है, फायर आर्म्स है या क्या है? आपको याद रखना है, RBGS क्या है? एम्यूनिशन है, सेक्शन 2(1)(b). आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड करता है। आर्टिकल डिजाइंड फॉर टॉर्पीडो सर्विसेज एंड सबमरीन माइनिंग। कुछ भी आर्टिकल, कोई भी गोला बारूद बेसिकली टॉर्पेडो सर्विस के लिए बनाया गया हो, डिजाइन किया गया हो, या सबमरीन माइनिंग के लिए डिजाइन किया गया हो, वो क्या होगा? एम्यूनिशन होगा। ठीक है। आगे कहता है एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक, फल्मिनेटिंग, ये भी एक तरीके का विस्फोटक ही शब्द है, और फिजनेबल मटेरियल और नॉक्सियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग वेदर कैपेबल ऑफ यूज विथ फायर आर्म्स और नॉट। इस लाइन को याद रखना है। चाहे इन तीनों चारों चीजों में अंडरलाइन कर रखी है, चाहे आप इसका फायर आर्म के यूज में यूज करो या ना करो, या कैपेबल हो या ना हो, वो बेसिकली एम्यूनिशन के अंदर आएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं? कहता है चार्जेस फॉर फायर आर्म्स, अगर फायर आर्म्स के लिए कुछ चार्जेज यूज कर रहे हो या कोई एक्सेसरीज उस चार्जेस के लिए यूज कर रहे हो, वो भी क्या आएगा? एम्यूनिशन में आएगा। फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, फ्यूजेज और फ्रिक्शन ट्यूब्स भी क्या है? एक तरीके के एम्यूनिशन है। पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन, ये भी क्या है? एक तरीके के एम्यूनिशन में आएंगे। एंड कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आर्म्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड बहुत बार यूज होगा, स्टेट गवर्नमेंट वर्ड एक आधी बार यूज हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा कहां पे। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई साहब आपने यहां पे क्यों नहीं ऐड कर दी ये चीज? अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं ऐड करा था यहां पे। सेक्शन 2(1)(h) जब पढ़ेंगे ना, प्रोहिबिटेड क्या नाम है एम्यूनिशन का, तो आपको याद रखना है कि ये जो पहले मैंने आपको बताया इन्हें सारे प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन में आते हैं। ये आपको याद रहेगा जब आप क्वेश्चंस बनाओगे ना वहां पे एग्जाम्स में, तो आपको याद रहेगा कि भैया ने पहले स्लाइड पे ऐड कर दी थी और दूसरे स्लाइड पे 3-4 चीजें और ऐड करी थी जो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन के अंदर नहीं आता है। ये मैं आपको सेक्शन 2(1)(h) पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं सेक्शन 2(1)(c) क्या कहता है? आर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भाई तो यही क्वेश्चन पूछा ना कि आर्म्स हैं क्या? आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो आर्म्स क्या होता है? आयुध होता क्या है? कहता है आर्टिकल्स, मैंने अंडरलाइन किया है, आर्टिकल्स, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिस किसी भी डिस्क्रिप्शन का, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई 7 mm का होगा तभी होगा क्या, 10 mm का होगा तभी होगा क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली किसी भी डिस्क्रिप्शन का कोई भी आर्टिकल या डिजाइन किया गया है या एडॉप्ट किया गया है एज अ वेपन, चाहे वो ऑफेंस के लिए या डिफेंस के लिए, वो आर्म्स होगा, कोई भी आर्टिकल। और उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड करता है? फायर आर्म्स, मतलब जितने भी फायर आर्म्स है वो आर्म्स के अंदर आएंगे। शार्प एज्ड एंड अदर डेडली वेपन्स, देखो डेडली वेपन्स कुछ भी हो सकता है, पर शार्प एज्ड कहने का मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि बिल्कुल नुकीला धारक होना चाहिए वो, तो आर्म्स में आएगा। आगे कहता है पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, कुछ उसके बनाने के लिए भी जो चीजें यूज होती है वो भी आर्म्स में आएंगी। पर क्या क्या आर्म्स नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। भाई ये तो आपने बता दिया आर्म्स, क्या क्या नहीं है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल्स डिजाइंड सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पसेज या यूजेज, जिसको बेसिकली घर में यूज, जैसे मम्मी वो मारती है ना कपड़ा धोने वाली थापी, तो आप ये नहीं कह सकते कि जब वो आर्म्स लेके रखी है मम्मी, नहीं, वो तो कपड़े धोने के लिए यूज हो रखा है। या फिर एग्रीकल्चर के लिए वो जो आप हल वगैरह थोड़े बहुत यूज करते हो, बेसिकली वो सोनली किसके लिए यूज हो रखा है? एग्रीकल्चरल पर्पसेज के लिए। मान लो अगर थापी को कह दे आर्म्स, या एग्रीकल्चरल यूजेज में आने वाली चीजों को कह दे आर्म्स, तो सारे किसान और सारी मम्मियां जो है ना वो जेल में रहेंगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आपको ऐसे याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं सरकाजम के रूप में आपको याद रखना है। सच एज क्या क्या भाई, क्या क्या चीज यूज होती है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजेज के लिए? लाठी, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक
दादाजी वगैरह जो छड़ियाँ लेके घूमते हैं ना, अगर वो आर्म्स में आ जाता तो सारे दादाजी अंदर होते जेल में, ऐसे आपको याद रखना है। तो वो सब आर्म्स नहीं है, बेसिकली वो सब आर्म्स में नहीं आते। कोई भी ऐसा वेपन जो सिर्फ और सिर्फ इस खिलौने के अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो खिलौने वाला याद है बंदूक होता था बचपन में, वो आर्म्स नहीं है। या फिर ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन्स, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, आर्म्स के अंदर नहीं आता। आर्म्स के अंदर क्या आता है, फायर आर्म्स आता है, या कोई भी ऐसा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टाइप डिजाइंड और एडॉप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस, शार्प एज्ड एंड अदर डेडली वेपन्स, पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, इस 3 चीज़ें आती हैं बस। ठीक है, आगे देखेंगे। सेक्शन 2(1)D क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि किसी भी रिलेशन ऑफ एरिया को अगर हम दिमाग में रख के बात करें, किसी भी एरिया के मद्देनजर बात करें, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर कोई भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट देखो पहली बार यूज हुआ, शायद मुझे लगता है 1 बार यूज होगा आपको, अगर मैं सिंपली याद करूं तो, जहां तक मुझे याद है आर्म्स एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा यूज हुआ इसमें, अभी मैं समझाऊंगा आगे वीडियोज में देखेंगे अपन। ठीक है, डी समझ में आ गया। ई कहता है फायर आर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फायर आर्म्स का डेफिनेशन समझना। अगर आपको याद हो तो आर्म्स में मैंने आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था, लेकिन फायर आर्म्स में आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन का आर्म्स डिजाइन इस तरीके से किया गया हो या एडप्ट इस तरीके से किया गया हो, क्या, टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव्स और अदरवाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसा आर्म्स जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज किया जा सकता है, अगर एक्सप्लोसिव्स का यूज कर दें उसके ऊपर तो, या कोई भी एक्शन ऑफ एनर्जी यूज कर दें तो वो फायर आर्म्स के अंदर आएगा। इसके अलावा क्या क्या आता है देखो, आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड, राइट पिस्टल्स और वेपन्स ऑफ एनी काइंड डिजाइंड और एडप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर थिंग। एसेसरीज होगा ये, एसेसरीज फॉर एनी सच फायर आर्म डिजाइंड और एडप्टेड टू डिमिनिश द नॉइज और फ्लैश काउज्ड बाय द फायरिंग देयरऑफ। फायरिंग वगैरह से जो आवाजें हो रही हैं या फिर जो भी फ्लैश काउज हो रहा है उसको अगर डिमिनिश करने के लिए, कम करने के लिए कोई भी चीज यूज कर रहे हो, फायर आर्म्स में आएगा। पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स एंड कैरेजेज, प्लेटफॉर्म्स एंड अप्लायंसेज फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग आर्टिलरी, ये सारी चीजें क्या है भाई, फायर आर्म्स में आता है। तो फायर आर्म्स का स्कोप बड़ा दिखेगा आपको, पर एक चीज आप मेरी याद रखना, जो मैंने यहां पे @ करके ऐड रखा है, कि आर्म्स के अंदर सारे फायर आर्म्स आएंगे। जो फायर आर्म्स है वो आर्म्स है, पर सारे आर्म्स फायर आर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कह रखा है कि आर्म्स उसी डिस्क्रिप्शन का फायर आर्म्स होगा जो प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज किया जा सके, एनर्जी का यूज करने के बाद, एक्सप्लोसिव्स का यूज करने के बाद। तो सारे के सारे आर्म्स फायर आर्म्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे, अगर आप ध्यान से देखो फायर आर्म्स तो एक तरीके का आर्म्स है वो। ठीक है, तो आर्म्स में सारे फायर आर्म्स आ गए, पर सारे फायर आर्म्स में आर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ उसी तरीके का आर्म्स आएंगे जो प्रोजेक्टाइल वगैरह के लिए यूज किए जा सकते हैं। इस बात को याद रखना, बहुत अच्छी सी चीज मैंने आपको बताई, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, कई बार लोग मिस कर देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे ई ए क्या कहता है, सेक्शन 2(1) ये क्या कहता है, लाइसेंस का डेफिनेशन दे रखा है। पहली बात तो लाइसेंस ओरिजिनली एडेड नहीं था, इसको 2019 के एक्ट नंबर 48 से ऐड किया गया था, जो कहता है मीन्स अ लाइसेंस इशूड in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder and includes a license issued in the electronic form। ये भी याद रखना है कि मैंने अंडरलाइन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया हुआ लाइसेंस भी लाइसेंस के अंदर आता है, सेक्शन 2(1) ये जो 48 एक्ट नंबर 48 2019 से ऐड किया गया था, ओरिजिनली नहीं था। इस बात को याद रखना भाई। ठीक है, आगे देखो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेक्शन 2(1)(f) में क्या कहता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में वैसे लोग तो होंगे ही जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रखा है, इवन गवर्नमेंट भी आएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर, ये आपको याद रखना है। एंड इंक्लूड्स द व्हाट, गवर्नमेंट एज वेल। आगे देखेंगे एफ में क्या कहता है, मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन दे रखा है। सेक्शन 2(1)D में देखोगे तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। और इसमें एफ में क्या दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी में जो होता है वो यहां पे मजिस्ट्रेट कहलाएगा। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी इज व्हाट, आर्म्स एक्ट के अंदर वो क्या है, मजिस्ट्रेट है। इस बात को याद रखिएगा। डीएम साहब वगैरह क्या होते हैं यहाँ पे, या फिर एसडीएम वगैरह क्या होते हैं, एसडीएम इज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी, तो यहाँ पे वो मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, एफ में दे रखा है। अब जी देखिए, जी में कहता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, नो प्रॉब्लम। एच एंड आई वेरी इंपॉर्टेंट। एच कहता है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। आपको एम्यूनिशन का अगर डेफिनेशन याद हो तो मैंने 2 स्लाइड्स में पढ़ाए थे। ठीक है, सेक्शन 2(1)B अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि देखिए एम्यूनिशन का पहला स्लाइड में 3 चीजें लिखी हुई है ना, रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, आरबीजीएस,
और टॉर्पीडो सर्विस और सबमरीन माइनिंग के लिए जो चीजें यूज होती हैं, और नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर थिंग्स के लिए यूज होती हैं, ये सब के सब तीनों चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन है सेक्शन 2(1)H के तहत। पर इसके अलावा जो मैंने और 4 चीजें लिखी थी, दे आर नॉट, ये आपको याद रखना है, ये नहीं है। चार्जेस फॉर फायर आर्म्स, फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, ये नहीं है, ये आपको याद रखना, इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स में लिखी थी। अब आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, शायद जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन का डेफिनेशन अपन ने देख लिया। आई में देखते हैं, आई में क्या देख रहे हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स। इसमें भी सेम चीज कहता है, कोई भी ऐसा फायर आर्म्स जो डिजाइन और एडॉप्ट किया गया है, अगर उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया गया ट्रिगर पे, तो मिसाइल्स निकलते रहेंगी, तब तक निकलते रहेंगी जब तक उससे प्रेशर ना हटाया जाए या पूरी की पूरी मैग्नीज ना खाली हो जाए, तब तक हम क्या बोलेंगे, वो तरीके का क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंदर आता है। वो एक ऐसा फायर आर्म्स जिसके ट्रिगर में अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इससे मिसाइल्स कंटिन्यू निकलते रहेंगे, या तब तक निकलेंगे जब तक कि वो तो पूरी मैगजीन ना खाली हो जाए, या फिर आपने वहां से प्रेशर ना हटा दिया, तब तक वो निकलते रहेगा। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, फायर आर्म्स को प्रोहिबिटेड आर्म्स बोलेंगे सेक्शन 2(1)I के तहत। वेपन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर थिंग्स के डिस्चार्ज के लिए बनाया गया हो, प्रोहिबिटेड आर्म्स है। इसके अंदर क्या क्या आता है, और आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म्स, ये तीनों चीज क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं। एंटी टैंक फायर आर्म्स, एंटी एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी, ये सब क्या होती है, मान लो भाई एयरक्राफ्ट है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको आपने गिराने के लिए कुछ बना दिया, प्रोहिबिटेड आर्म्स नहीं बना सकते। एंटी टैंक को खत्म करने के लिए कोई चीज बना दिया, नहीं बना सकते। आर्टिलरी, कोई भी गोला बारूद आपने ऐसी बना दी, नहीं आएगा, वो क्या होगा, प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंदर आएगा। और कुछ भी ऐसी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे। चमक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोहिबिटेड आर्म्स। ठीक है, आगे देखेंगे पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 21 अगर आपको याद हो आईपीसी का, तो जो जितने लोग वहां दे रखे वो सारे पब्लिक सर्वेंट यहाँ होंगे। ट्रांसफर मतलब लेटिंग ऑन हायर, लेंडिंग, गिविंग एंड पार्टिंग विद पोजेशन इज व्हाट द ट्रांसफर। सेक्शन 2(2) क्या कहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, सेक्शन 2(2) कहता है कि भाई तुम ये जो फायर आर्म है उसके बैरल का लेंथ कहां से पता करोगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बैरल ऑफ अ फायर आर्म। कौन से 2 पॉइंट्स को चेक करके बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है फायर आर्म्स की, किसी भी तरीके का फायर आर्म्स है, उसके बैरल की लेंथ चेक करनी है तो उसके मजल से लेकर के उसके उस पॉइंट तक की लेंथ चेक कर लो जहां से एक्सप्लोड होता है फायरिंग करने पे। अगर यहां से मजल पॉइंट और यहां पे एक्सप्लोड हो रहा है, चाहे आपने यहां से प्रेस किया, यहां से एक्सप्लोडर हो रहा है, इस पूरी लेंथ को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म। ये बातें आपको याद रखनी थी, चैप्टर 1 में चीजें दे रखी है, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, आप बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। कहीं कुछ मिस्टेक रहती है तो बताइए। कुछ एमसीक्यूज करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स। अभी आपको मैंने पढ़ाया था सेक्शन 2(1)I के तहत कि भाई बताओ प्रोहिबिटेड आर्म्स में क्या क्या आता है। ऑप्शंस हैं आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म्स, ऑल ऑफ द एबव। आंसर करिएगा, पढ़ा रखा है मैंने। दूसरा क्वेश्चन कहता है फ्यूजेड एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स आर एग्जांपल्स ऑफ। फ्यूजेज और फ्रिक्शन ट्यूब्स किसके एग्जांपल्स हैं, एम्यूनिशन के, आर्म्स के, फायर आर्म्स के या प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन के। स्लाइड्स याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, पढ़ाया हुआ चीज, सुना हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। इसका आंसर भी देना है आपको, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर पहले डिस्कस करूंगा फिर पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 2(1)EA was added in the year Act 48 of 2016, 48 of 2017, 48 of 2018 या 48 of 2019। इसके भी आंसर बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है राइट पिस्टल इज मेनली अ टाइप ऑफ। राइट पिस्टल क्या है, एम्यूनिशन है, आर्म्स है, फायर आर्म्स है, प्रोहिबिटेड आर्म्स है, क्या है। इसके भी आंसर देखने बिना अगर आपने पीछे देखे वो बता दिया वीडियो देखने के बाद तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो एक एक करके हम आगे देखेंगे। सो आज ये पहला वीडियो था हमारा, चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 देखेंगे लाइसेंसिंग के बारे में, जल्दी कल अपलोड कर दूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जितना रहेगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। इस चैनल को ज्वाइन करिए, राजस्थान एपीओ मेरा चैनल है। इस जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन को ज्वाइन करिए, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी डालेंगे। जल्द आपसे मिलता हूं चैप्टर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।